हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जकोबियन एज को। नाउ जब जकोबियन एज की बात करें तो आई होप कि इससे पहले जो मैंने आप लोगों को एलिजाबेथन एज कवर करवाई थी, तो आई होप कि आप लोगों ने वो बहुत ही बढ़िया क्लास थी, तो अच्छे से देख लेना उसको। अभी मैं एक सीरीज चला रही हूँ जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड को समझ रहे हैं। जो राइटर्स हैं, जो हमारे पोएट्स हैं, उसके लिए एक अलग से सीरीज होगी, तो वहाँ पर हम इन राइटर्स को डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब हम इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ऑफ द एज आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम में या फिर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गए, जैसे सीयूईटी, पीजी का एग्जाम, गेट का एग्जाम या पीजीटी लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं हमारे, हर एक एग्जाम के अंदर बैकग्राउंड से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वहां से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जरा हम देख लेते हैं, जकोबियन एज की बात करते हैं। सबसे पहले तो जकोबियन एज कब से कब तक थी। जकोबियन एज की टाइमलाइन मैं आपको बताती हूँ। क्वीन एलिजाबेथ ये रही आपके सामने, और देन उसके बाद जकोबियन एज, नाम किसके नाम पर जकोबियन एज पड़ा था। जैसे एलिजाबेथन एज में क्वीन थी एलिजाबेथ, वैसे ही जकोबियन एज में किंग थे जेम्स। ओके, जेम्स किंग थे। ये एज हमारी स्टार्ट होती है 1603 से 1625 तक रहती है हमारी ये एज। अब हुआ क्या था इस टाइम पर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो कि आपको याद रखना है। इसे हम बोलते हैं यूनियन ऑफ क्राउन। क्या बोला जाता है? यूनियन ऑफ क्राउन इसे बोला जाता है। जिसका मतलब क्या है? इसका सिंपली मतलब है कि क्वीन एलिजाबेथ, जो कि कहाँ से बिलोंग करती थी? क्वीन एलिजाबेथ टूडर डेनेसिटी से बिलोंग करती थी। और इस टाइम पर जो किंग बन गए थे, नए किंग इंग्लैंड के कौन बने थे? वो बने थे हमारे भाई स्टुअर्ट डेनेसिटी से। तो टूडर एंड स्टुअर्ट ये दोनों एक हो गए थे, जिसको बोला जाता है यूनियन ऑफ क्राउन। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यूनियन ऑफ क्राउन के बाद आपको क्या चीजें याद रखनी है जब हम बात कर रहे हैं इनकी? तो यहाँ पर याद रखना कि ये क्या है, इसी के साथ ही इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये दोनों एक हो चुके थे। क्योंकि कहाँ से बिलोंग करते थे? जेम्स फर्स्ट कहाँ से बिलोंग करते थे? वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड बिकेम जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट है, यूनियन ऑफ क्राउन का कंसेप्ट आपको याद रखना है। ओके, जेम्स फर्स्ट कहाँ से बिलोंग करते थे? जेम्स सिक्स्थ थे। ओके, जेम्स फर्स्ट जो बने थे वो सबसे पहले तो जेम्स सिक्स्थ थे इंग्लैंड के। वो ऑलरेडी क्या थे? जेम्स सिक्स थे। और स्कॉटलैंड के जेम्स सिक्स थे, जो कि इंग्लैंड में आकर क्या बन गए थे? जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड बन गए थे। तो सबसे पहले यूनियन ऑफ क्राउन याद रखो, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है इस एज का प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, प्रोटेस्टिसिज्म, जिसे हम प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हम कहते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसी मूवमेंट थी। सबसे पहले तो इसके लीडर कौन थे? लीडर का नेम याद रखो, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने इसको स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1517 ने इन्होंने ये स्टार्ट किया था। अब हुआ क्या था? चर्च में बहुत ही नेक्स्ट लेवल की करप्शन चल रही थी। कैसे नेक्स्ट लेवल की करप्शन चल रही थी? आप देख सकते हो कि पहले क्या होता था, इंडल्जिस को सेल किया जाता था। इंडल्जिस का मतलब क्या होता है? एक पैम्पलेट सा होता है और उसे बेचा जाता था। लोगों को बोला जाता था अगर आप ये पैम्पलेट परचेज करोगे तो आपके जितने भी पूरे जीवन में जितने भी आप लोगों ने पाप किए हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपको डायरेक्टली टिकट मिल जाएगी हेवन की। क्योंकि ये पैम्पलेट परचेज करके आप डायरेक्टली गॉड से कन्फेस कर सकते हो, उनसे माफी मांग सकते हो। तो आप देख सकते हो कि कितने नेक्स्ट लेवल की उन्होंने स्कीम बनाई थी जनता को लूटने की। अब ये चीजें कहां पर हमें देखने के लिए मिल जाएगी? आप एज ऑफ चौसर में, जब हम चौसर की टेल्स हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हमारा एक कैरेक्टर आता है पार्डन। तो पार्डनर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि यही काम करता है, वो लोगों को इंडल्जेंस बेचा करता है। तो उस टेल को जब आप पढ़ेंगे, पार्डन की टेल के अंदर नहीं, बट पार्डन की जब कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया है चौसर ने, तब आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। और किस तरीके से पार्डन के पास फेक डिग्री है, लेकिन स्टिल वो क्या करता है? वो पार्डन बेचा करता है। तो चर्च की करप्शन की बात करें, पहला करप्शन आपके सामने मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि इस तरीके से जो गरीब जनता थी उनको लूटा जाता था। इसके साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ ही जब हम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है क्या रूल्स रेगुलेशन थे इस टाइम पर? इस टाइम पर ऐसे रूल रेगुलेशन थे कि टैक्स किसी से नहीं लिया जाएगा।
यानी कि जो रूलिंग क्लास थे उनसे तो ऑब्वियसली उनसे नहीं लिया जाएगा, चर्च की अथॉरिटी से टैक्स नहीं वसूला जाता था, सिर्फ और सिर्फ जो कॉमनर्स थे सिर्फ और सिर्फ उनसे ही टैक्स लिया जाता था। तो कहीं ना कहीं चर्च से भी, जो बिशॉप्स थे, जो पार्टनर्स थे, इनसे भी टैक्स लेना चाहिए, लेकिन उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, नहीं वसूला जाता था। तो ऐसे ऐसे करप्शन, बहुत सारे करप्शन चर्च ने पूरी तरीके से फैला दिए थे, जिसके अगेंस्ट ने मार्टिन मार्टिन लूथर ने क्या किया था। मार्टिन लूथर ने एक सेकेंड, हाँ, जिसके अगेंस्ट में मार्टिन लूथर ने क्या किया था, 99 थीसिस ऑफ लेटर इन्होंने कैथोलिक चर्च के सामने जाकर चिपका दी थी। और यहीं से ही क्या होती है, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हमारी शुरुआत होती है। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, याद रखना, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जैसे कि बात करती है कि करप्शन नहीं होना चाहिए चर्च के अंदर, चर्च को फॉलो तो करेंगे। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट मेन कोर बिलीफ मैं आपको बताती हूँ। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट या जो भी प्रोटेस्टेंट्स में बिलीव करते हैं वो ये मानते हैं कि हम चर्च में बिलीव तो करेंगे, हम बाइबल में बिलीव तो करेंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव इन थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी है, यानी कि जो बिशॉप्स हैं, जो फादर हैं चर्च के अंदर मौजूद हैं, जो पार्टनर हैं, हम इनके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, बट हम बाइबल को मानेंगे, हम चर्च को मानेंगे। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि कैथोलिक चर्च फैला रहे थे कि अगर तुम ट्रू क्रिश्चियन, तुम ट्रू क्रिश्चियन तभी होगे अगर तुम रेगुलरली चर्च को विजिट करोगे, रेगुलरली प्रे करोगे चर्च में आकर, तभी तुम एक ट्रू क्रिश्चियन कहलाओगे। लेकिन प्रोटेस्टेंट किस में बिलीव करते हैं कि तुम दिल से अच्छे होने चाहिए, रेगुलरली चर्च विजिट करने का कोई फंडा नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर जो चर्च करप्शन फैला रहा था उसके अगेंस्ट में यहाँ पर बात हुई थी और प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट है, मार्टिन लूथर, आपको याद रखना है। नाउ इसके साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट, अब देखो कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ से पहले कौन थे। क्वीन एलिजाबेथ से हेनरी 8 थे, जो कि इंग्लैंड के किंग कौन थे, हेनरी 8 थे। हेनरी 8 ने क्या किया था, 1530s के टाइम पर जो चर्च बना हुआ था उसको तुड़वा कर, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नए चर्च को बनवाया था, जो कि प्रोटेस्टेंट्स का चर्च था, और जिन्हें क्या बोला जाता है, अंग्लिकन चर्च जिन्हें बोला जाता है। प्रोटेस्टेंट चर्च था, नॉट कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च को, रोमन चर्च जो था उनको तुड़वाकर अंग्लिकन चर्च को बनाया था हेनरी 8 ने। नाउ हेनरी 8 के बाद कौन आते हैं, एलिजाबेथ आती है। क्वीन एलिजाबेथ जो कि प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करती थी, प्रोटेस्टेंट्स में बिलीव करती थी। उसके बाद एंट्री होती है जेम्स की। जेम्स भी प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते थे, प्रोटेस्टेंटिज्म में बिलीव करते थे। अब इसके बाद बड़ा खतरनाक हमें देखने के लिए मिलेगा। जेम्स फर्स्ट के बाद नेक्स्ट किंग कौन बनते हैं, जेम्स फर्स्ट के बाद एंट्री होती है इनके आगे चार्ल्स फर्स्ट की। नाउ चार्ल्स फर्स्ट की जब एंट्री होती है तो चार्ल्स फर्स्ट की एंट्री होती है, इनकी एंट्री हम देखेंगे 1625 के बाद इनकी एंट्री होती है। 1625 से 1649 का इनका टाइम पीरियड रहा था, टाइम ड्यूरेशन रहा था। तो चार्ल्स फर्स्ट की जब एंट्री होती है तो चार्ल्स फर्स्ट ये कैथोलिक में बिलीव करते थे, और चार्ल्स फर्स्ट ये डिसाइड करते हैं कि ये एक ऐसी वाइफ से शादी करेंगे जो कि कैथोलिक है। तो जिसकी वजह से जनता भड़क उठी थी और तभी चार्ल्स फर्स्ट को क्या किया गया था, सिविल वॉर हुई थी 1642 में और चार्ल्स फर्स्ट को हटा दिया गया था। देन उसके बाद 1660 में हमें देखने के लिए मिलेगा कि रेस्टोरेशन पीरियड आएगा, कि रेस्टोर हो गए चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकंड का रेस्टोरेशन हुआ था 1660 के टाइम पर। ओके, तो ये हमें इंसिडेंट सारे आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड की। जब प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की बात करिए तो कैसे सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। हेनरी 8 के टाइम पर जो कैथोलिक चर्च था उसको तोड़ दिया गया था, नए चर्च को बनाया गया था, अंग्लिकन चर्च को बनाया गया था। उसके बाद एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट में बिलीव करती थी, जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट्स में बिलीव करते थे, लेकिन जेम्स के जो सन आए थे चार्ल्स फर्स्ट, उन्होंने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए थे। जैसे कि सबसे पहले तो जेम्स फर्स्ट ने भी कुछ लोन ले रखा था, जनता डेप्थ में ऑलरेडी थे। उसके बाद उनके सन आए, वो भी उन्होंने फुल अय्याशी की, और चार्ल्स फर्स्ट ने डिसीजन लिया था कि वो एक शादी करेंगे, किससे, क्वीन ऑफ
कैथोलिक से शादी करेंगे, मतलब कि जो उनकी वाइफ थी वो कैथोलिक थी। तो जिसकी वजह से इनका क्या हुआ था, इनको हटा दिया गया था गद्दी से। सिविल वॉर हुई थी 1642 में, जिसे फर्स्ट सिविल वॉर ऑफ इंग्लैंड भी कंसिडर किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे के सारे इंसिडेंट आ जाते हैं। नाउ अभी देखो कुछ और चीजें, जहां पर एक और बढ़िया चीजें हुई थी, जिसे हम बोलते हैं गन पाउडर प्लॉट। अब हुआ जब हर कोई प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, कोई भी कैथोलिक्स की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप बना और उन्होंने डिसाइड किया कि हम सभी को, हम पार्लियामेंट को क्या है, भूकंप मचा देंगे। मतलब कि हम क्या है यहाँ पर इन्होंने प्लॉट किया था, प्लानिंग की थी कि किस तरीके से हम सारी की सारी चीजें जो है खत्म कर देंगे। ओके, पार्लियामेंट को खत्म करने का इन्होंने डिसाइड लिया था, डिसीजन किया था। आपको नेम याद रखना है कि लीडर कौन थे। गाय फ्लैकिंस यहाँ पर लीडर थे, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट नेम है। गन पाउडर प्लॉट कब आया था, ये आप याद रखो, जैकोबियन एज से बिलोंग करता है गन पाउडर प्लॉट। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, यहीं पर ही हमारे क्या आ जाते हैं, जैसे हम फ्रांसिस बेकन की बात करते हैं। ओके, अगर हम फ्रांसिस बेकन की बात करते हैं तो आपको क्या चीजें यहाँ पर याद रखनी है। अच्छा चलो वो चीजें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले यहाँ पर एक और वेरी इंपॉर्टेंट याद रखो, किंग जेम्स ने क्या पब्लिश की थी, अपनी बाइबल पब्लिश की थी। किंग जेम्स की बाइबल को फर्स्ट ऑथराइज बाइबल कंसिडर किया जाता है। ऑल्दो ऐसा नहीं था कि ये पहली बार बाइबल पब्लिश करे, इससे पहले भी हमें देखने के लिए मिलेगा कि बाइबल आ चुकी है। किसने पब्लिश की थी बाइबल, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी। किंग जेम्स ने इंग्लिश में बाइबल को ट्रांसलेट किया गया, और किंग जेम्स अकेले नहीं थे, बल्कि 47 स्कॉलर्स थे उनके साथ, जिन्होंने मिलकर क्या किया था, बाइबल को ट्रांसलेट किया था। और इसके साथ ही किंग जेम्स की बाइबल कब पब्लिश हुई थी, ये आपको याद रखना है। किंग जेम्स ने बाइबल को 1604 कंप्लीट कब हुई थी, 1611 में। तो 1611 इज एग्जैक्ट ईयर जो कि आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1611 इज द राइट आंसर। 1611 में किंग जेम्स की बाइबल जो थी वो एक्चुअल में उन्होंने कंप्लीट की थी। ओके, तो 1611 में आ जाती है। इसके अलावा किंग जेम्स से पहले भी बहुत सारे बाइबल पब्लिश हुई थी, जैसे कि विलियम टिंडेल की बाइबल आ जाती है। इन्होंने अपनी बाइबल पब्लिश की थी, जो कि फर्स्ट ट्रांसलेटर इन्हें कंसिडर किया जाता है। इन्होंने किसकी बाइबल को, लैटिन बाइबल को इन्होंने ट्रांसलेट किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं संत जेरोमीज बाइबल। संत जेरोमी की बाइबल को इन्होंने ट्रांसलेट किया था, लैटिन बाइबल को इन्होंने ट्रांसलेट किया था, बल्कि बट इनका जो वर्जन था वो इनकम्प्लीट वर्जन था, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जरा हम जैकोबियन एज की प्रॉपरली, की क्या क्या चीजें यहाँ पर, क्या इंसिडेंट और चीजें चल रही थी। तो जैकोबियन एज की टाइमलाइन याद रखो, 1603 से 1625 की इसकी टाइमलाइन है। इसके अलावा ये एक ऐसा टाइम था जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद आप देखोगे कि किस तरीके से जेम्स जब फर्स्ट आए थे, तो यहाँ पर हमें कुछ वर्क्स देखने के लिए मिलेंगे, कुछ ऐसी कोटेशंस देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर जेम्स फर्स्ट का वेलकम किया गया था कि अब हमारे जो न्यू रूलर है उनका वेलकम करें। एंड वी होप सो कि ये जो आगे कंटिन्यूअस जो हमारा साइंस एंड एक्सप्लोरेशन, जो एलिजाबेथ में इतना इतना ज़्यादा डिस्कवरीज हो रही है, साइंस एंड एक्सप्लोरेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ये सारी चीजें ऐसे ही कंटिन्यू रहे, और जो कि हुआ भी। इसी टाइम में 1603 के बाद हमें देखने के लिए मिलेगा किस तरीके से उन्होंने अलग अलग देशों में एक्सप्लोरेशन तो किया ही, लेकिन न्यू लैंड्स को इन्होंने इसी टाइम पर फाइंड आउट किया था। आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टेब्लिश हुई थी, 1600 के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर स्टेब्लिश हुई थी। कि इस एज को हम जैकोबियन एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जेम्स से ही वर्ड आता है जैकोब्स, और वहीं से ही बनती है जैकोबियन एज। इस टाइम पर आर्ट और कल्चर काफ़ी अच्छे से फ्लरिश हो रहा था। ओके, आर्ट एंड कल्चर काफ़ी अच्छे से फ्लरिश हो रहा था। लिटरेचर के अंदर हमें उसकी झलक देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखो, अब क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। इस टाइम पर देखो हमारी पोइट्री भी लिखी जा रही थी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिकल पोइट्स बोलते हैं। और हमारे राइटर्स भी थे, जैसे कि हमारे बेन जॉनसन हो गए, फ्रांसिस बेकन हो गए, बहुत सारे हमारे राइटर्स भी थे। अब उनके नेम जरा याद कर लो कौन कौन से थे। सबसे पहले तो जैकोबियन एज के जो राइटर्स हैं, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हमारे बेन जॉनसन। बेन जॉनसन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बेन जॉनसन है।
बेन जॉनसन की जब मैं बात करूंगी तो बेन जॉनसन से थिएटर, वॉर ऑफ थिएटर्स भी रिलेटेड है, उसकी भी बात हम करेंगे। अच्छा, बेन जॉनसन के बाद हमारे और कौन से हैं, जैसे कि जॉन वेबस्टर इंपॉर्टेंट है, जॉन मास्टन आ जाते हैं, जॉर्ज चैपमैन। जॉर्ज चैपमैन जिन्होंने होमर के वर्क को ट्रांसलेट किया था, जिन्हें फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ होमर्स वर्क भी कंसिडर किया जाता है। तो ये सारे के सारे इस टाइम के राइटर्स हैं, हमें देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री की, मेटाफिजिकल पोएट्स की। तो ये सारे के सारे हमारे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेम इंपॉर्टेंट है, नेम से क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। और अगर हम मेटाफिजिकल पोइट्स की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी पोइट्रीज इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इनकी पोइट्रीज के बारे में। तो देखो, जॉन डन सबसे इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज हर्बर्ट हो गए, एंड्रियो मार्वल इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरी वेगम, रिचार्ड क्रैशो, एंड देन उसके बाद अब्राहम कोली। ये सारे के सारे मेटाफिजिकल पोइट्स आ जाते हैं। नाउ मेटाफिजिकल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब हम मेटाफिजिकल पोइट्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो डू रिमेंबर ये जो टर्म है इनसे कौन कौन एसोसिएटेड है। विलियम ड्रमंड, इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया था, विलियम ड्रमंड ने क्वाइन किया था। पहली बार यूज किसने किया था, जॉन ड्राइडन ने यूज किया था। लेकिन इन पोइट्स को एसोसिएट करते हुए किसने यूज किया था, सैमुअल जॉनसन ने यूज किया था इन पोइट्स को एसोसिएट करते हुए। बट इन पोइट्स की तारीफ नहीं की थी, बल्कि बोला था कि ये एक ऐसे पोइट्स है जिनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, इमोशन नहीं है। तो एज अ डेरोगेटरी टर्म की तरह यहाँ पर सैमुअल जॉनसन ने अपने वर्क के अंदर यूज किया था। नाउ टेल मी कि कौन सा वर्क है जिसमें सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्स को मेंशन किया था, कौन सा वर्क है। अब लीव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट पोइट्स, ये वाला वर्क मत बताना क्योंकि ये गलत आंसर है, नीचे कमेंट करके बताना कौन सा राइट आंसर है। ओके, तो ये आ जाते हैं हमारे। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो ये मेटाफिजिकल पोइट्स आ जाते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में ही हम आगे चलकर पढ़ते हैं कि किस तरीके से टी.एस. एलियट भी इनको कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडरेशन में रखा। टी.एस. एलियट भी इनकी बात कर रहे हैं। टी.एस. एलियट ने भी दो टर्म दी है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। ओके, तो टी.एस. एलियट से भी एसोसिएटेड है। ये सारी चीजें हम आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। नाउ जब हम बात कर रहे हैं इन पोएट्स को, हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। बेन जॉनसन को हम एक बार देख लेते हैं। तो बेन जॉनसन क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पोएट लॉरिएट भी इन्हें कंसिडर किया जाता है। बेन जॉनसन एक पोएट लॉरिएट थे। ओके, नाउ बेन जॉनसन से एसोसिएटेड है हमारी वॉर ऑफ थिएटर्स। ओके, बेन जॉनसन से क्या एसोसिएटेड है, वॉर ऑफ थिएटर्स एसोसिएटेड है। और वॉर ऑफ थिएटर में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की बात की है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जिसका मतलब क्या है कि जो इमोशन है हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, उनके डिसबैलेंस होने की वजह से एक इंसान को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एक इंसान जो कि हमेशा उदास रहता है, एक इंसान जो कि एक्साइटेड रहेगा हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लेके। तो वो क्या है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की जब हम बात करें, ये सारे ह्यूमर्स आपको याद रखने हैं। क्लोरिक, मेलेंकोली, ब्लड जिसे हम सैंग्वाइन बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। ओके, फेलम। ओके, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं। जब बेन जॉनसन में अलग से आपको कवर करवाऊंगी, मैं एक एक की मतलब समझाऊंगी, बट ये आपकी बैकग्राउंड की क्लास है, तो बैकग्राउंड में हम फटाफट से जितनी चीजें हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, इसके अलावा बेन जॉनसन की जब हम बात करें, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए थे, तो बेन जॉनसन, प्लेटस ने एक फेमस कॉमेडी लिखी थी, द प्लॉट ऑफ गोल्ड, वहां से इन्फ्लुएंस होकर बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की बात की थी। इसके अलावा बेन जॉनसन किससे एसोसिएटेड थे, बेन जॉनसन एसोसिएटेड थे वॉर ऑफ थिएटर्स से। अब वॉर ऑफ थिएटर्स क्या है, जरा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो उस टाइम पर अब हुआ क्या, 1599 में जो बिशॉप्स थे उन्होंने कॉमेडी को बैन कर दिया कि कॉमेडी ये एक ऐसी एक ऐसा लिटरेचर है जो कि सोसाइटी को करप्ट कर रही है। तो जब सोसाइटी को करप्ट कर रही है तो वी शुड बैन कॉमेडी। तो बेन जॉनसन ने बोला हाँ 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 हाँ, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप लोग,
राइटर्स लाइक दिस, ऐसे राइटर, कौन कौन से राइटर, यानी कि इन्होंने अपने कंटेम्प्रेरी को ही टारगेट करते हुए बोला कि कॉमेडी को बैन कर देना चाहिए। बेन जॉनसन ने बोला कॉमेडी को बैन कर देना चाहिए और तभी इन्होंने कुछ वर्क्स लिखे थे। उसके रिप्लाई में इनके जो कॉम्पिटिटर थे उन्होंने इनको रिप्लाई किया। तो यानी कि इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम वॉर ऑफ थ्रेटर्स। वॉर ऑफ थ्रेटर्स का मतलब क्या है, यानी कि ये एक ऐसी वॉर है जो कि सटायर इन नेचर है। सटायर इन नेचर यानी कि यहाँ पर जो तीन हमें देखने के लिए मिलते हैं, तीन राइटर्स हैं, आपस में एक दूसरे को सटायर करे जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे को बोले जा रहे हैं सटायरिकल वर्क्स के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पर कौन कौन से वर्क्स हैं, वॉर ऑफ थ्रेटर्स को पोइटोमाचिया के नाम से भी रेफर किया जाता है। कौन कौन से यहाँ पर कैरेक्टर्स आ जाते हैं, मतलब कौन कौन से राइटर हैं, बेन जॉनसन, जॉन मास्टन एंड थॉमस डेकर, ये तीन राइटर हैं, इन तीनों के बीच में वॉर चल रही है। कौन कौन से वर्क्स को पब्लिश किया गया था, बेन जॉनसन का वर्क है सिंथियाज रेवल एंड पोएटेस्टर, ये बेन जॉनसन ने वर्क पब्लिश किए थे जहां पर ये इन दोनों के ऊपर सटायर कर रहे हैं। देन इन्होंने भी रिप्लाई किया, इन्होंने कौन सा वर्क लिखा, हिस्ट्री ऑफ मास्टिस, ये जॉन मास्टन ने वर्क लिखा था हिस्ट्री ऑफ मास्टिस, जिसमें ये रिप्लाई कर रहे हैं बेन जॉनसन को, क्या कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं बेन जॉनसन को। इसके अलावा इन तीनों ने पैचअप कर लिया था कौन से वर्क के अंदर, लास्ट इनका वर्क पब्लिश किया गया था जो कि द मेल कंटेंट, इस वर्क के अंदर इन तीनों राइटर ने पैचअप कर लिया था। तो दिस इज ऑल अबाउट कि ये हमारा क्या है, वॉर ऑफ थ्रेटर्स है। तो जकोबियन एज में जितना भी मैं आपको बताती जा रही हूँ ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी नाउ। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आई होप कि आपको सारा जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ट्राई किया कि जल्दी से जल्दी मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास हैं और कब ये थोड़ा थोड़ा टाइम कब निकल जाए पता ही नहीं चलता। और इसी तरीके से मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है मेटाफिजिकल से रिलेटेड, तो वो आपको नीचे कॉमेंट करके बताना है, जिसका भी राइट आंसर होगा वो मैं पिन अप कर दूंगी। और बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, जकोबियन एज के बाद हम नेक्स्ट एज को डिस्कस करेंगे। और एक बार हमारी ये बैकग्राउंड ऑफ द एज कंप्लीट हो जाती है, देन उसके बाद हम राइटर्स को इंडिविजुअली कवर करेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, सारा सिलेबस मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। बस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।